बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, यह लेक्चर हमारा पेंडिंग था। यानी कि हाफ लेक्चर हमने कर लिया था, बाकी आपको कंटिन्यू करते हैं। हमने छोड़ा था यहाँ पे रेलेवेंस ऑफ डिविडेंड से। तो ये दो चीजें, एक रेलेवेंस है और एक रेलेवेंस है। अगर सिंपल सी टर्म टर्म समझ लें तो आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी कि रेलेवेंस क्या है और इरेलेवेंस क्या है। सिंपल सी बात है कि रेलेवेंस की अगर हम बात करें तो ये दो थीरीज हैं, एक रेलिवेंट थीरी है, इरेलीवेंट थीरी है। और इन थीरी के बनाने वालों का मानना ये है, उनका कहना ये है कि रेलिवेंट वालों का कहना ये है कि जो डिविडेंड है इसका इफेक्ट होता है डिविडेंड यानी कि कंपनी की वैल्यू पर। रेलिवेंट वाले कहते हैं कि डिविडेंड अफेक्ट द बिजनेस वर्थ या वैल्यू लिख लें। और इसके अपोजिट हो जाएगा इरेलीवेंट वाले कहते हैं कि कोई इफेक्ट नहीं होता डिविडेंड का। लेकिन जनरली आप देखें कि जब डिविडेंड दिया जाता है कंपनी की वैल्यू पे इफेक्ट करता है। जो कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही, ऑब्वियसली उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज कर जाती है, यानी कि उसके शेयर्स इन्वेस्टर परचेज नहीं करना चाहेंगे। तो ये डिफरेंसेस आते हैं, ठीक है। रेलिवेंस में क्या होता है, प्रेफरेंस ऑफ कैश डिविडेंड, बर्ड इन हैंड कॉन्सेप्ट। अच्छा, बर्ड इन हैंड कॉन्सेप्ट क्या होता है? बल्कि आगे आने हैं, हम डिटेल में पढ़ेंगे। रेगुलर इनकम टैक्स कंसिडरेशन, फाइनेंशियल सिग्नलिंग, होम मेड डिविडेंड इज नॉट प्रैक्टिकल। आगे आते हैं तो फिर चीजें बात डिटेल में समझ आएंगी। Theory of relevance of dividend. Relevance of dividend argue that dividend decision affects the market value of the firm and therefore dividend matters. जी, रेलेवेंस यही है कि मार्केट वैल्यू जो है इफेक्ट होती है, इसलिए डिविडेंड मैटर करता है। जी, डिविडेंड नहीं देंगे तो ऑब्वियसली आपकी मार्केट प्राइस जो है इफेक्ट करेगी। और क्या चीज है, डिविडेंड डिसीजन अफेक्ट द मार्केट वैल्यू, ठीक है। इन्वेस्टर्स आर जनरली रिस्क अवर्स। रेलेवेंस थ्योरी का मामला है, मानना यह है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो रिस्क अवर्स हैं। अब देखिए, रिस्क अवर्स से मुराद क्या है कि लोग रिस्क अवर्स वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि रिस्क नहीं लेना चाहते। टाइमिंग ऑफ रिटर्न मैटर्स। रिटर्न्स की टाइमिंग मैटर करती है कि रिटर्न कब कब आ रहे हैं। अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश। ठीक हो गया जी। एक चिड़िया हाथ में होना ज्यादा बेहतर है दो चिड़िया पिंजरे में। ठीक है। अब इसका मिसाल इस तरह से ले रहे हैं कि डिविडेंड रूटीन से देंगे तो वो आपकी वर्थ को बेहतर करेगा। अगर आप कहेंगे जी हम हर साल री इन्वेस्ट करते रहे, री इन्वेस्ट करते रहे, वर्थ बढ़ती रहेगी, तो वो चीज आपको नहीं फायदा देगी। इन्वेस्टर उस चीज को पसंद नहीं करेंगे। मार्केट रिस्पॉन्स टू डिविडेंड न्यूज। ऑब्वियसली मार्केट जो रिस्पॉन्स करती है डिविडेंड न्यूज से, जब पता जो कंपनी डिविडेंड दे रही है उसकी मार्केट वर्थ बेहतर होती है। डिक्रीज द शेयर प्राइस इज लेस देन द अमाउंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड की अमाउंट की निस्बत शेयर प्राइस जो है वो कम डिक्लाइन करती है। जनरली ऐसा नहीं होता। मैंने आपको पीछे पढ़ाया कि अगर एक शेयर की 50 रुपये प्राइस है, उन्होंने 5 रुपये डिविडेंड दिया है, तो उसकी मार्केट में उसी वक्त प्राइस 45 हो जाएगी। लेकिन कुछ ही दिनों में 46, 47, 48 पे चला जाएगा। इसलिए जो प्राइस डिक्रीज इन द मार्केट प्राइस होता है वो कम होता है डिविडेंड की निस्बत। मार्केट जस्ट द प्राइस सून आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। मार्केट जो अपनी प्राइस एडजस्ट कर लेती है थोड़ी दिनों बाद, जब डिविडेंड पेमेंट हो जाती है। नेक्स्ट है जी, इफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन रिटर्न इक्विटी देन रिटेन अर्निंग्स। जी, अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो री इन्वेस्टमेंट हम करते हैं उसका रिटर्न ज्यादा हो जाए तो रिटेन अर्निंग्स को प्रेफर किया जाता है। वाल्टर का ये कहना है। इफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेस देन रिटर्न ऑन इक्विटी, तो रिटेन अर्निंग्स मैटर नहीं करती, क्योंकि रिटेन अर्निंग्स ही फिर भी हमारे बिजनेस की वर्थ में इजाफा नहीं हुआ, हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज नहीं हुई। ठीक है, तो ऑब्वियसली फिर हमें फायदा ही नहीं है। इफ द टू रेट्स आर द सेम देन द कंपनी शुड बी इंडिफरेंट। कंपनी री इन्वेस्ट करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। वाल्टर का फार्मूला क्या है जी? वी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इज इक्वल टू डी ओवर के ई माइनस जी। के कॉस्ट ऑफ इक्विटी है और जी ग्रोथ है, एक्सपेक्टेड ग्रोथ है। नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे जी। जॉर्डन अप्रोच है, ये कुछ अप्रोचेज हैं रेलेवेंट थ्योरी की। जिस तरह वो बर्ड टू हैंड अप्रोच थी, उसके बाद वाल्टर अप्रोच है और फिर गॉर्डन अप्रोच है, जॉर्डन अप्रोच है। जॉर्डन कहते हैं शेयर होल्डर्स आर रिस्क अवर्स, टुडे कैश इज बेटर देन फ्यूचर कैपिटल गेन्स, दस द बर्ड इन द हैंड इज वर्थ मोर देन टू बर्ड्स इन बुश। हो गया जी बात।
आगे प्रोसीड करेंगे जी। अच्छा, ये बात उसने बड़ी अच्छी लिखी है, जॉर्डन ने बात कही कि इन्वेस्टर प्रेफर करते हैं वो कंपनी जिसकी वैल्यू लेस हो लेकिन वो रूटीन में डिविडेंड दे रही है, थोड़ा डिविडेंड दे रही है एज कंपेयर टू फ्यूचर इनकम। ड्यू टू लेस रिस्क नेचर डिविडेंड investor will discount the firm's dividend stream at a lower rate of return, thus increasing the value of firm's shares। वो लो रेट ऑफ रिटर्न से भी करें लेकिन फर्म के शेयर की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करेगी क्योंकि वो कंपनी डिविडेंड दे रही है। ऑल इक्विटी फर्म नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। अच्छा, इसको छोड़ेंगे, नेक्स्ट चलते हैं। जॉर्डन मॉडल जो है ग्रोथ रेट क्या है? ग्रोथ रेट इज इक्वल टू रिटेंशन रेशियो मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जी, रिटेंशन रेशियो हम पढ़ के आए थे जिस तरह की कंपनी, देखो उसमें लिखा हुआ है कि जी 40% रिटेंशन रेशियो है, क्या मतलब 60% पे आउट रेशियो और 40% रिटेंशन रेशियो है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15% चल रही है, तो इसका मतलब है कंपनी ग्रोथ रेट कितनी आ गई? 6%। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल। ये भी एक थ्योरी है, रेलेवेंट थ्योरी है। द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर स्ट्रीम्स ऑफ डिविडेंड। जो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर है वो किस चीज का लुबे लुभाव है कि जो फ्यूचर स्ट्रीम्स है डिविडेंड की। क्यों? क्योंकि देखें, अगर जॉर्डन ग्रोथ मॉडल ही हम ले लें तो उसमें D1 ओवर के माइनस जी है। अब D1 क्या है? फ्यूचर डिविडेंड है, नेक्स्ट ईयर डिविडेंड है। और ये तब है जब ग्रोथ रेट सेम है, तो हर साल डिविडेंड सेम है, यानी कि सेम इंक्रीज हो रही इंक्रीमेंट आ रहा है डिविडेंड से। तो यही आपकी डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल है कि ये आपकी मार्केट वैल्यू डिसाइड करेगा। और अगर आपका डिविडेंड नॉन कांस्टेंट है तो वो D1 ओवर 1 प्लस R पावर 1 प्लस D2 ओवर 1 प्लस R पावर 2, अल्टीमेटली फाइंड अप मार्केट वैल्यू ही कर रहे हैं। तो मार्केट वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? फ्यूचर स्ट्रीम ऑफ डिविडेंड्स पे। और कंपनी का डिविडेंड नहीं दे रही तो फिर मार्केट वैल्यू कहां से आएगी? नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। ये जी मार्केट प्राइस ऑफ शेयर निकाल रहा है, अर्निंग्स पर शेयर ओवर के माइनस BR उसने लिखा है, ये वैसे जी होना चाहिए था। चलें, उसने BR लिख दिया, कोई मसला नहीं है, लेकिन इसको आप जी पढ़ें, जी हम कर लेते हैं इसको, ये नहीं ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट आ जाते हैं सिग्नलिंग थ्योरी। सिग्नलिंग थ्योरी क्या आती है? पेमेंट ऑफ डिविडेंड सेंड सिग्नल्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द कंपनी। जी, जो डिविडेंड की पेमेंट है वो सिग्नल्स सेंड करती है कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ पर और कंपनी की वर्थ पर। चेंज इन डिविडेंड पॉलिसी सेंड द सिग्नल, पॉजिटिव सिग्नल, नेगेटिव सिग्नल। डिविडेंड पॉलिसी का चेंज जो है एक पॉजिटिव और नेगेटिव सिग्नल भी इफेक्ट करता है। कंपनी जब डिविडेंड पॉलिसी चेंज करेगी, कंपनी रूटीन में जो डिविडेंड दे रही है उसमें अगर कंपनी चेंजिंग लेकर आती है, पॉलिसी में चेंज करती है, तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट करेगा कंपनी के शेयर प्राइस को। दिस इज कॉल्ड सिग्नलिंग थ्योरी। क्या कहती है सिग्नलिंग थ्योरी? अच्छा, बर्ड टू हैंड थ्योरी क्या है? टुडे रिटर्न इज बेटर देन टुमारो, ये बातें सारी हम कर चुके। आगे चलते क्रिटिसिज्म पे। फर्स्ट, री इन्वेस्टिंग ऑफ डिविडेंड, दे इन्वेस्ट द मनी दे गेट। जी, सेकंड, टैक्स मिनिमाइजेशन। क्या क्रिटिसिज्म है? कि वो कहते हैं री इन्वेस्टिंग डिविडेंड होना चाहिए। दूसरा, सेकंड, टैक्स मिनिमाइजेशन, टैक्स ऑन डिविडेंड टुडे रिड्यूस कैपिटल। आज जो डिविडेंड पर टैक्स है वो भी कैपिटल को रिड्यूस करेगा। थर्ड, बाय आस्किंग द डिविडेंड दे डू नॉट एक्ट रैशनली। अच्छा, रेजिडुअल थ्योरी ऑफ डिविडेंड। रेजिडुअल थ्योरी क्या कहती है? डिविडेंड पेड बाय द फर्म इज व्यूड एज ए रेजिडुअल। रेजिडुअल कहते हैं एडिशनल, अजाफी, कि डिविडेंड जो पे किया गया वो रेजिडुअल शो होता है, द अमाउंट ऑफ रिमेनिंग और लेफ्ट ओवर ऑफ ऑल एक्सेप्टेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। जो पीछे बच जाता है वही ग्रोथ होती है। ठीक होगा जी। डिविडेंड, रेजिडुअल डिविडेंड थ्योरी का कहना ये है कि जो डिविडेंड पे कर दिया वो रेजिडुअल है, वो उसका अब कोई इफेक्ट नहीं होगा, अब कोई लुबेलबाब नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कंपनी ग्रोथ है वो जो रिटेन अर्निंग है उसकी बदौलत है। Stages of DRAM: first, determine optimal level of capital expenditure, estimate equity needed to support, reinvest the profit. If there is a surplus, the residual it is paid in the dividend. जी, रेवेन्यू रेजिडुअल थ्योरी ये बात कह रही है कि पहले देखें कि आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या हैं, अपने पैसे को वहां इन्वेस्ट करें, री इन्वेस्ट करें ताकि उससे पैसा कमाएं। और अगर फिर पैसे बच जाते हैं, स्टिल बच जाते हैं री इन्वेस्टमेंट के बाद, तो फिर आप उसको
डिविडेंड दे सकते हैं, यानी कि डिविडेंड रेजुलर है, एडिशनल है, उसका मेन किरदार कोई नहीं है। Thus, the formula of dividend in the residual theory is dividend is equal to net income minus additional equity needed. डिविडेंड तब पे होगा जब एडिशनल इक्विटी नीड फुलफिल होगी, तो जो बचेगा वो डिविडेंड दे दिया जाएगा। Example is a project required 120 million, equity ratio is 70% and profit is rupees 95 million. How much dividend can be paid? जी 70% इक्विटी इसमें प्रोजेक्ट में हमने इन्वेस्ट करनी है, 120 मिलियन चाहिए, तो इसका 70% आ जाएगा 84 मिलियन। तो 95 मिलियन प्रॉफिट है, उसमें से 84 माइनस करेंगे तो बाकी का जो 11 मिलियन है वो डिविडेंड के तौर पर दिया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाए जी इररेलेवेंस थ्योरी आ गई। इररेलेवेंस थ्योरी क्या कहती है? अ कंपनी एबिलिटी टू अर्न एंड ग्रो डिटरमाइंस मार्केट वैल्यू एंड ड्राइव द स्टॉक प्राइस, नॉट द डिविडेंड पेमेंट। उसने कहा जी कंपनी कितना अर्न कर रही है, कितनी ग्रो कर रही है, ये चीज कंपनी की मार्केट प्राइस डिसाइड करेगी, ना कि डिविडेंड। ओके जी, अब हम यहाँ पे इसके आर्गुमेंट्स पढ़ते हैं इररेलेवेंस थ्योरी के। हम रेलेवेंट थ्योरी के तो बहुत से आर्गुमेंट्स पढ़ के आए हैं, अब बारी है इररेलेवेंट थ्योरी की। इररेलेवेंट थ्योरी कहती है देयर इज नो इम्पैक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन द स्टॉक प्राइस, डिविडेंड डज नॉट अफेक्ट अ कंपनीज ग्रोथ, कैश डिविडेंड इज ऑफसेट बाय एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। जी अब देखिए जी, उसने कहा पेमेंट ऑफ डिविडेंड कोई फर्क नहीं पड़ता स्टॉक प्राइस पे, कंपनी ग्रोथ डिविडेंड की वजह से नहीं होती, ऑब्वियसली री इन्वेस्टमेंट की वजह से होती है, जो रिटेंशन रेशियो उसकी वजह से कंपनी ग्रोथ होती है। हम पीछे पढ़ के भी हैं, उसको फार्मूला भी हमने पढ़ा, दोबारा लिख देता हूँ। ग्रोथ का फार्मूला क्या है? रिटेंशन रेशियो मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। जी नेक्स्ट चलेंगे। इलेवेंथ थ्योरी ये कहती है कि द वेल्थ ऑफ इन्वेस्टर इज नॉट अफेक्टेड बाय द पेमेंट और नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। इन्वेस्टर की वेल्थ जो है वो डिविडेंड देने या ना देने से कोई इफेक्ट नहीं होती। क्यों? ये बात उसकी ठीक है, क्योंकि हमने पीछे पढ़ के आए, बार बार पढ़े हैं कि 50 रुपीज का शेयर है, 5 रुपए डिविडेंड दिया, शेयर की प्राइस 45 हो गई, प्लस 5 रुपए डिविडेंड, अल्टीमेटली टोटल तो 50 ही रहे, तो कोई वैल्यू में फर्क नहीं आया। सो द स्प्लिट ऑफ डिविडेंड एंड रिटेन अर्निंग हैज नो इम्पैक्ट। जी डिविडेंड देने ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके जी नेक्स्ट चलेंगे, थ्योरी ऑफ इररेलेवेंस ऑफ डिविडेंड। Decrease in the proportional claim on the earnings and assets of a share of common stock because of the issuance of additional shares. ड्यूटी डिफाइंस कहता है कि डिक्रीज इन द प्रोपोर्शनल क्लेम ऑन अर्निंग्स। जी अगर तो अर्निंग पर क्लेम डिक्लाइन हो एंड एसेट शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक बिकॉज ऑफ इशुएंस ऑफ एडिशनल शेयर्स, ये पता नहीं उसने क्या बात की है कि अगर हम अर्निंग पर प्रोपोर्शनल क्लेम जो है वो डिक्रीज करें, तो अल्टीमेटली जो एसेट्स ऑफ शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक है वो एडिशनल शेयर्स इशू करने में हमें हेल्प करेगा। जी ठीक हो गया जी, हम एडिशनल शेयर्स इशू कर सकते हैं। हाँ ये जो स्टॉक डिविडेंड है ये प्रेफर्ड एज कम्पेयर टू कैश डिविडेंड, ये डिल्यूट डिफरेंट बात कर रही है। The sum of the discounted value of per share of common stock after financing plus current dividend paid is exactly equal to the market value of per share of the common stock before payment of current dividend। जी डिविडेंड देने से पहले जो शेयर की प्राइस थी, डिविडेंड देने के बाद प्राइस जो है वो डिविडेंड ऐड करने के बाद होती है, तो बेहतर आप स्टॉक डिविडेंड दे लें कैश डिविडेंड की बजाय। नेक्स्ट चलेंगे रिजल्ट ऑफ डिल्यूशन को छोड़े, आगे चलते हैं जी। होममेड डिविडेंड, इफ डिविडेंड आर लोअर sell some shares to get desired cash distribution, if dividend are higher purchase additional shares of stock in the company। जी ये सिंपल सी एक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, होम डिविडेंड की टर्म दी गई है कि डिविडेंड कम है तो कंपनी के शेयर्स कुछ शेयर्स बेच दें, अगर डिविडेंड ज्यादा है तो कंपनी को शेयर्स परचेज कर ले। ये क्या बात है, ये अजीब ही कॉन्सेप्ट है। क्रिटिसिज्म जी, फ्रैक्शनल शेयर्स कैन नॉट बी सोल्ड, ब्रोकरेज कमीशन परसेंटेज होल्डिंग फॉर इंक्राइज को। जी काम की बात पे आते हैं जी। एग्जाम्पल अर्निंग्स आर ऑल पेड एज ए डिविडेंड, करंट पोजीशन अर्निंग है 0.8 पर शेयर, ऑल पेड इन डिविडेंड, रिटर्न ऑन इक्विटी आ गया, सॉरी रिटेन अर्निंग्स आ गई 20%, द प्राइस पर शेयर वुड बी, जी पी इज इक्वल 0.8 ओवर 0.2, $4 आ गई, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कांस्टेंट डिविडेंड रिसीव्ड इन द परपेचुइटी। जी हमारी रिटेन अर्निंग थी 0.8 पर शेयर और उसको हम डिवाइड करते हैं 0.2 से, तो $4 जो हमारा जो है प्राइस ऑफ शेयर निकला है जी, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो हमारा 20% है।
जी नेक्स्ट हमारे पास देखें जी, उसने कहा जी रिटेन अर्निंग्स आर री इन्वेस्टेड एट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, हाफ अर्निंग्स 20% रिटर्न, अच्छा हाफ अर्निंग रिटेन जी, P इज इक्वल टू E1 प्लस बी आर ई माइनस बी आर, बी आर तो आपका ग्रोथ रेट है, तो वो रिटेंशन रेशियो मल्टीप्लाई 0.2। चलिए जी, हम इस एग्जांपल्स को सेपरेटली हम न्यूमेरिकल वाइज डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अजीब सी चीज़ें लिखी हुई हैं, इनको हम अलग से तरतीब से डिस्कस करेंगे ताकि हम इसको अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली कर सकें। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं जी। जी मोडिग्लानी या मिलर जो है, इन दोनों के हवाले से डिविडेंड पॉलिसी की बात करते हैं। मैंने आपको बताया कि बोथ आर द फादर ऑफ फाइनेंस, पहले भी मैं इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, क्योंकि इन्होंने फाइनेंस पे बहुत ज़्यादा काम किया, और फाइनेंस का सबसे ज़्यादा काम 1958 के बाद ही मिलता है, क्योंकि 1958 में इन्होंने सबसे ज़्यादा काम फाइनेंस पे किया, उससे पहले फाइनेंस पे बहुत कम काम मिलता है। तो द crux of Modigliani and Miller position is that effect of dividend payment on shareholders' wealth is exactly offset by other means of financing. The assumption are certainly and perfectly capital market. ले जी ये भी यही बात कहते हैं कि जी ऑब्वियसली डिविडेंड का इफेक्ट होता है। क्या होता है ये आगे जाके देखते हैं जी। आर्गुमेंट क्या है, द रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट डज नॉट अफेक्ट शेयर होल्डर्स एज दे कैन मेक होम मेड डिविडेंड। जी शेयर होल्डर्स रूटीन के साथ डिविडेंड जाते हैं तो उन्हें रिटेंशन रेशियो से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद आ जाए जी एमएमएन आर्गुमेंट फॉर द फर्म इज नॉट अफेक्टेड बाय द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एज इट कैन बी ऑफसेट बाय द एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। फर्म इज नॉट अफेक्टेड बाय द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एज इट कैन ऑफसेट बाय एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। जी दूसरा इनको आर्गुमेंट ये भी है कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड जो है वो फर्म को इफेक्ट नहीं करता। ऑब्वियसली फर्म को इफेक्ट नहीं करेगा, इन्वेस्टर्स को इफेक्ट जरूर करेगा। नेक्स्ट आ जाए जी कंजर्वेशन ऑफ वैल्यू। फर्म कैन नॉट क्रिएट वैल्यू बाय अल्टरिंग द डिविडेंड पे आउट। अच्छा ये बातें बार बार होंगी। लो डिविडेंड सम सेल सम शेयर्स टू डिजायर कैश, हाई डिविडेंड बाय एडिशनल शेयर्स ऑफ द कंपनी। काम की बात पे आते हैं जी। टैक्स कंसिडरेशन, पर्सनल टैक्स रेट ऑन द कैपिटल गेन इज लेस देन द ऑन डिविडेंड इनकम, बेटर नॉट टू गेट डिविडेंड। जी टैक्स रेट जब आपका कैपिटल गेन कम हो, बेटर नॉट टू गेट डिविडेंड, द कैपिटल गेन टैक्स इज डेफर्ड अंटिल द एक्चुअल सेल ऑफ स्टॉक। खैर जी सिंपली बात ये है कि टैक्स जो है आपकी इनकम को डिक्लाइन करता है, और डुअल टैक्सेशन होती है कंपनीज के ऊपर। कंपनी खुद भी टैक्स पे करती है 30-35%। उसके बाद जब डिविडेंड दिया जाता है, पाकिस्तान के अंदर ही बात कर लें, तो जब डिविडेंड दिया जाएगा शेयर होल्डर्स को, तो उस पर भी 15% टैक्स जो है वो डिडक्ट कर लिया जाता है। तो शेयर होल्डर्स को डुअल टैक्सेशन पे करनी पड़ जाती है। देखिए जाहिर सी बात है, पैसा तो शेयर होल्डर्स का है, प्रॉफिट शेयर होल्डर का है, तो एक दफा कंपनी ने टैक्स दिया वो भी शेयर होल्डर की जेब से गया, और फिर डिविडेंड की तरफ पर टैक्स डिडक्ट कर लिया तो वो भी शेयर होल्डर की जेब से ही जाता है। नेक्स्ट है इशू ऑफ डिविडेंड कंसिडरेशन। नेक्स्ट आ गया जी फ्लोटेशन कॉस्ट, द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द इशूइंग सिक्योरिटीज सच एज अंडरराइटिंग, लीगल, लिस्टिंग एंड प्रिंटिंग फीस। ये जी आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट है, कम ज़्यादा होती रहती है। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है कि इन द मेन टाइम जो कॉस्ट आ जाती है, जैसे अंडरराइटिंग कॉस्ट है, लीगल लिस्टिंग है, प्रिंटिंग फीस है, इस तरह का जो कह लें कि रूटीन कॉस्ट है भी नहीं, यानी कि इंपॉर्टेंट कॉस्ट भी नहीं है, लेकिन कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। फ्लोटेशन कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है जी, डी ओवर पी 1 + -r + g 1 + f जो है फ्लोटेशन कॉस्ट है, डी डिविडेंड है जी हमारा, पी इशू प्राइस ऑफ द शेयर है, और जी ग्रोथ रेट है जी। अब इसकी वैल्यूज वहां पुट कर रहा है, कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी 1/10, प्राइस जो है वो 10 है, डिविडेंड 1 है, 1 माइनस फ्लोटेशन का 7% है, और ग्रोथ 10% है। तो हमारी कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी 20.7 आई, जो कि फ्लोटेशन कॉस्ट के बगैर जो थी वो 20% थी। ऐसे ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड शेयर डिविजिबिलिटी, brokerage fee reduce the share return, cash brokerage is paid differently on small and large value of stocks. Shares are generally sold in the round lots. Shares are not divisible. Institutional sections जी बस ठीक है जी स्टूडेंट्स,
ये आपकी मैं टोटल जो आपका टॉपिक था, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? ध्यान से पढ़िएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जिन जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वीडियो को लाइक, कमेंट नहीं किया, वो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, ठीक है? ताकि और जिन जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।